हेलो टू ऑल। आप सभी का युद्ध स्कूल में स्वागत है। मैं मिलिट्री हिस्ट्री अपने फ्री टाइम में सालों से या ऑलमोस्ट दशक या डेढ़ दशक से पढ़ता आ रहा हूँ। और फिर भी अगर मुझे कई साल पहले कोई अगर ये कहता कि 2024 में युद्ध ये ड्रोन्स वगैरह से होंगे, तो मैं इस बात पे बड़े आराम से यकीन कर लेता, क्योंकि मुझे ये बात बहुत ऑब्वियस लगती कि हाँ, जैसे प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका का काफ़ी फेमस है, जिसके लंबे बड़े पंख हैं और उसमें कोई पायलट नहीं बैठता और उसमें गाइडेड मिसाइल लगी हुई है और उसको उसका टेक्निकली पायलट कहीं रिमोटली हज़ारों मीलों दूर बैठकर एक कंप्यूटर स्क्रीन पे कंट्रोल करता है उसका टेक ऑफ, उसकी फ़्लाइट, उसका टारगेट। और ड्रोन के अंदर कैमरा लगे होते हैं, वो कैमरा के थ्रू वो अपना टारगेट देखता है और गाइडेड मिसाइल छोड़ता है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो जब ये सब चीज़ें आज से कई साल पहले हो रही थी, तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ सॉफ्टवेयर बढ़ेगा, सेंसर की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बातें हो रही थी वो और बढ़ के ड्रोन्स के अपने खुद के डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएंगे। वो खुद से ही काफ़ी डिसीजन ले लेगा, जिसके लिए उसको पायलट की गाइडेंस की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती अगर कोई ऐसा प्रिडिक्शन करता भी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर हम वीडियो देख लेते, जैसे आजकल न्यूज़ में हमें दिख रही है, किसी जादू के थ्रू वो वीडियोस हमें दिखती कि ड्रोन्स का मतलब ये नहीं कि बहुत हाई टेक ड्रोन्स, बल्कि उल्टा बहुत ही सस्ते, ऑलमोस्ट जो अमेजोन पे बिकते हैं वो वाले ड्रोन्स, और उस पर कोई सेलो टेप लगाकर, मतलब डक टेप लगाकर बॉम्ब चिपका के वो फेंक रहे होंगे टैंक्स पे। और टैंक्स भी किसके? किसी छोटी मोटी सेना के नहीं, बल्कि रूस की एक ताकतवर फौज के ऊपर ये सस्ते ड्रोन बम गिरा रहे होंगे। और रूस की सेना को उससे बचने के लिए अपने ऊपर टिन शेड और ये वेल्डिंग कर करके लोहे के टुकड़े और जालियां ये सब लगानी पड़ेगी, जिससे वो टैंक एक डब्बे नुमा शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये ड्रोन, हाँ, लेकिन इस तरह के और कम टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और ये रशियन टैंक्स को इस तरह का खप्पर और ये टिन शेड क्यों लगाना पड़ रहा है? मतलब ये टैंक्स तो बहुत ही उम्दा क्वालिटी के लोहे और कॉम्पोजिट आर्मर से पहले ही बने हुए हैं, जिन पे तोप के गोलों तक का असर नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल समझ से बाहर होती मेरे। ड्रोन्स ये जो चल रहे हैं प्रोपेलर वाले से, शुरू के वक्त में क्वाड्रोकॉप्टर कहते थे हम लोग। जब मेरे दोस्त जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, वो शुरू शुरू में, मतलब आज से 6-7 साल पहले, इसके थ्रू पिज्ज़ा ड्रॉप करने का प्लान बना रहे थे। तो तभी इतना ऑब्वियस था ही कि पिज्ज़ा ड्रॉप हो सकता है, तो काफ़ी डेंजरस चीज़ें भी ड्रॉप हो सकती हैं। लेकिन इस आइडिया को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया, और मेरे ख्याल से अच्छे खासे प्रोफेशनल ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि ये ड्रोन्स बहुत ही छोटे थे। ये ज़्यादा बड़े भारी चीज़ें लेके जा नहीं सकते। तो छोटे मोटे बॉम्ब गिराने से क्या होगा, मतलब बड़े एक्चुअल बैटल में वो इतना मैटर नहीं करता, और एटलीस्ट ऐसा लगता था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये ड्रोन्स बेसिकली कमांडोज के लिए काम आएंगे, जो बिल्डिंग में देखना चाहते हैं कि कौन कहाँ छुपा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअली में हो रहा है वो बहुत ही, मतलब मैसिव स्केल पे हो रहा है, जिसमें मास यूज़ हो रहा है इन ड्रोन्स का, जो पूरा एक फ्रंट कवर करके बैठा है। और पूरे फ्रंट पे ये ड्रोन हज़ारों या दसियों हज़ारों की तादाद में उड़ रहे हैं, और ऊपर से वो, मतलब सिपाहियों पे, दुश्मन के या टैंकों पे या उनकी जीप से जो भी मिलता है सब पे हमला कर रहे हैं। और टैंक्स का केस खासकर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इस टैंक्स के ऊपर इतना देसी सामान लगा के उससे कैसे बचाव होगा, क्योंकि ये टैंक्स का आर्मर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और खासकर अगर तुम टैंक्स के एवोल्यूशन को थोड़ा सा स्टडी करो, तो फॉर एग्जांपल ET-55 रशियन टैंक, जो कि काफ़ी पुराना टैंक है, जो कि मेनली 60s में एक्टिव था, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक इसको, ऐसा नहीं कि एक टैंक बना लिया तो फिर उसके बाद हमेशा ब्रांड न्यू दूसरी डिज़ाइन आएगी। काफ़ी सालों, दशकों तक वही टैंक को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि इसका इम्प्रूव वर्जन है ये T-62 टैंक, जिसमें मेनली जो फ़र्क यहाँ दिख रहा होगा, ऊपर से आर्मर की प्लेट्स एक्स्ट्रा लगाई हैं। और ये आर्मर कोई आम आर्मर नहीं, कोई नॉर्मल स्टील प्लेट नहीं है, ये स्पेशल कॉम्पोजिट मटेरियल का, मतलब कई धातुओं को मिक्स करके काफ़ी हार्ड स्ट्रॉन्ग आर्मर होता है, जो तोप के गोले को झेल लेता है। तो ऐसे आर्मर के बावजूद टिन शेड लगाने से क्या होगा, जिसको आम भाषा में न्यूज़ में आजकल टर्टल टैंक्स कह रहे हैं, यानी कछुआ टैंक। और जो एक काफ़ी आयरॉनिक या मज़ेदार बात ये लगती है कि ये टैंक अपने ऊपर ये झोपड़ी जैसी चीज़ लगाकर ये वापस से वही पुराने टैंक्स लग रहे हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 में शुरू शुरू में जब टैंक्स आए थे, तब जर्मन के टैंक्स ऐसे लगते थे, जिसमें
चारों तरफ मशीन गनें थी और ऊपर से बस खाली एक मेटल का ढक्कन लगा होता था पूरे बड़े से टैंक पे। अ, और उस टाइम पे भी वर्ल्ड वॉर 1 में भी मतलब ऐसे पंखे वाले प्लेन होते थे जिनकी बॉडी लकड़ी की, मतलब हल्के मटेरियल की, और ऊपर से कैनवस चढ़ा होता था। तो अब ऐसा लग रहा है ऐसे वापस से सब कुछ डिब्बे जैसा दिख रहा है, ऊपर उड़ने वाली चीज़ें जेट इंजन नहीं है, बल्कि मेनली ये पंखे वाले प्रोपेलर ड्रोन्स हैं। तो ऐसा क्यों? इससे पहले बेसिक स्ट्रेटजी समझते हैं। जनरली जो टैंक्स वगैरह के संग स्ट्रेटजी होती है वो ये रहती है हमेशा कि टैंक के ऊपर हमेशा अपनी सेना के एयरक्राफ्ट उनकी हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे और अपने एयरक्राफ्ट आगे जाके दुश्मन के मेन सेंटर्स को वैसे ही उड़ा देंगे, या फिर दुश्मन की टैंक्स को उड़ाएंगे या दुश्मन के सिपाहियों पे गोलाबारी करेंगे। तो एयरक्राफ्ट का जो काम होता है वो एक कवर देना और साथ में आगे जाके ऑफेंस करना होता है। और पीछे पीछे टैंक्स आएंगे और टैंक्स के संग उनकी एयर डिफेंस के लिए फिर से ज़मीन पर भी काफ़ी एयर डिफेंस के व्हीकल चलते हैं, जैसे कि ये रशियन स्टाइल का व्हीकल जिसमें बड़ी मशीन गन्स हैं और ऊपर ये ब्राउन कलर में छोटी इंफ्रारेड मिसाइल्स हैं, और साथ में ढक्कन की तरह से खुलने वाला ये रडार है जो कि डिटेक्ट करता है उन दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो टैंक्स को मारने के लिए आ रहे हैं ज़मीन की तरफ। तो ये एयर डिफेंस की चीज़ साथ चलती है। या फिर अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम में ये जो मिसाइल्स हैं ये काफ़ी दूर से ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जो उनकी सेनाओं पे हमला करने आ रहा है उसको उड़ा सकती है। तो इस तरह की एयर डिफेंस साथ रहती है। फिर ये ड्रोन्स क्यों नहीं मतलब हैंडल हो पा रहे, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एयर डिफेंस का मतलब ये नहीं कि अब तुमने कोई एयर डिफेंस लगा दी तो होगी एयर डिफेंस। एयर डिफेंस भी मल्टी लेयर होता है, यानी कि हर डिफेंस वाला व्हीकल, जैसे ये मशीन गन और छोटी रेंज की मिसाइल जो इस रशियन मॉडल पे है, ये मतलब है तो ये चाइनीज़ मॉडल बट बेसिकली रशियन टेक्नोलॉजी, ये शॉर्ट रेंज एयर कवर देता है। यानी कि बहुत करीब अगर दुश्मन का फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर आ जाए, जैसे कि ये अटैक हेलीकॉप्टर है अमेरिका का जो इंडिया ने भी रिसेंटली लिया है, अपाचे। तो इसके अपाचे हेलीकॉप्टर में मतलब ऊपर भी रडार है, सामने भी ड्रोन की तरह से कैमरा वगैरह हैं और साइड में खूब सारी मिसाइल वगैरह हैं, तो ये काफ़ी तगड़ा अटैक करता है। तो ऐसे शॉर्ट रेंज पे इनको रोकने के लिए इस तरह के अटैक हेलीकॉप्टर को या ऐसे एयरक्राफ्ट को जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, अगर थोड़ा ज़्यादा दूर हो यानी कि 10-20 किलोमीटर दूर इंस्टेड ऑफ 3-4 किलोमीटर, तो ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तरह की चीज़ें होंगी जो कि इंटरमीडिएट रेंज पे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। या फिर अगर तुम बहुत दूर से ही एक कवर चाहते हो तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है रशियन का ये बड़ा सा 300 या S-400 सिस्टम। ये सैकड़ों मीलों सैकड़ों किलोमीटर से दुश्मन के एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके उसको उड़ा सकता है। तो इस तरह से मल्टी लेयर डिफेंस होती है क्योंकि हर लेयर पे चांस होता है कि शायद मिस हो गया तो और करीब आ गया, तो फिर और करीब आ गया, तो हर लेयर पे यू ट्राई टू स्टॉप द एनिमी एयरक्राफ्ट। अब इन सब के बीच में चूंकि ये सारी चीज़ें बनी हैं बहुत बड़े बड़े वॉर के लिए और बहुत खतरनाक हाई टेक सिस्टम के लिए, क्योंकि मेनली जो ये सारी युद्ध की चीज़ें डेवलप हुई हैं ये हुई हैं रशिया और अमेरिका की लड़ाई की वजह से। और दोनों ही बड़े भारी भरकम हाई टेक वाले लोग थे कोल्ड वॉर के दौरान, और वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो किसी ने भी उस तरह के रडार इतने नहीं बनाए जो ये हल्के फुल्के अमेजोन के ड्रोन को डिटेक्ट करें इतने पास से। और ये इसीलिए मोस्टली जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं डिटेक्ट करने की उनसे बच जाते हैं। और फिर दूसरी ये भी प्रॉब्लम है कि रशिया के पास इस वक्त इतने सारे हर टैंक के ऊपर एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम लगाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए फिर ये एक तरह का ऐसा स्पेशल सिनेरियो है जहाँ पे एक बहुत ही लो टेक चीज़, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वाली कम महंगी चीज़, एक बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट बहुत ही महंगी चीज़ जैसे कि टैंक, और उससे भी कहीं ज़्यादा महंगे उसके अंदर बैठे बैठे सैनिक। क्योंकि एक सैनिक सिर्फ एक आम इंसान नहीं बल्कि वो एक बहुत ही वेल ट्रेन्ड बंदा है जिसको 4-5 साल लगे होंगे ट्रेनिंग से गुजरने में। और एक टैंक के अंदर ऐसे 4 या 5 सिपाही होते हैं। तो मतलब अगर तुम्हारा एक टैंक तबाह होता है उसके साथ अगर 4-5 सिपाही तबाह हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बेसिकली उसी वक्त 25 साल का एक्सपीरियंस खत्म हो गया जिसको बनाने में 20 साल लगे मतलब। तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और उसको उड़ाया किसने? एक नॉर्मल से बंदे ने जिसने कल ही ड्रोन उठाया है और एक मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड की है और वो उसमें टेप से उसने बम चिपकाया और वो उसने तुम्हें उड़ा दिया। तो ये बहुत ही डेंजरस, मतलब कि एक सिंपल सी चीज़ एक बहुत खतरनाक चीज़ को उड़ा रही है। और ये मुझे याद दिलाता है 2006 का इसराइल लेबनान वॉर, जिसमें इजरायली सुपर हाईटेक सेना ने जब लेबनान पे हमला किया तो लेबनान की आर्मी तो मतलब गायब थी। मेनली उसको रोका हेजबुल्ला ने। तो हेजबुल्ला
के पास कुछ भी एयर डिफेंस नहीं था, कुछ टैंक वैंक इतने नहीं थे, लेकिन उनके पास ये सिंपल सा आरपीजी था जो हम वीडियो गेम वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में या न्यूज़ वगैरह में बहुत देखते हैं। ये रशियन मेड आरपीजी दिखने में सिंपल है, और उसका बेसिकली एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसे कहते हैं ना, आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। यानी कि जो ब्लैक वाला पार्ट है ये है रॉकेट, जैसे दिवाली का रॉकेट होता है, और आगे बम लगा हुआ है बस। लेकिन इसका बम बड़ा स्पेशल है। इसका बम, ये जो कोनिकल शेप है, जिसकी कोन नुमा शेप जो है, ये बहुत खास है। इसको ये तो खैर मॉडल है। इसको खोल के इसके अंदर जो पहला वाला कोन है, जो शुरू का हिस्सा है, उसमें सिर्फ नॉर्मल बारूद, लेकिन पिछले हिस्से में एक खास तरह का शेप चार्ज होता है जो कि रशियंस ने इन्वेंट नहीं किया, बट रशियंस ने बहुत यूज़ किया। वो शेप चार्ज कॉपर धातु की एक लेयर होती है कोन में, जो जब गर्म हो जाती है तो वो शेप की वजह से पतली धार की तरह निकलती है। वो पतली धार इतनी गर्म होती है कि वो 6 से 8 इंच मोटे स्टील को मक्खन की तरह काटती हुई निकल जाती है, जैसे गर्म चाकू मक्खन से निकल जाए। तो ये इतना साधारण सा रॉकेट वाला चीज़, जो रॉकेट प्रोपेल्ड ये छोटा सा बम, कोई भी इंसान मतलब अपने कंधे से फायर करके बड़े आराम से एक अच्छे खासे टैंक को उड़ा सकता है। हालांकि जो मॉडर्न टैंक्स हैं उनमें इस तरह के आर्मर होते हैं जो कि इस आरपीजी राउंड को झेल जाते हैं, लेकिन फिर भी टैंक को समझना ज़रूरी है कि उसका जो कवच है, जो आर्मर है, वो हर तरफ एक सा नहीं होता, क्योंकि टैंक बहुत भारी हो जाएगा। अगर हर तरफ मोटा मोटा आर्मर लगाएंगे तो बहुत धीरे चलने लगेगा। तो मोस्टली उसका आर्मर आगे की तरफ होता है। जैसे जैसे ये T55 और ये T62 का मॉडर्न वर्जन, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। T55 में अच्छी क्वालिटी का स्टील है, लेकिन उसका स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन T62, उसमें ऊपर से एक्स्ट्रा प्लेट्स लगी हैं, तो जिसकी वजह से वो ये आरपीजी को के राउंड को झेल सकता है। लेकिन ये सिर्फ सामने से झेल सकता है, लेकिन पीछे से उसका आर्मर अब भी पतला है, या ऊपर की तरफ से उसका आर्मर अब भी पतला है। और ऊपर आर्मर पतला इसलिए क्योंकि ऊपर से राउंड आके लगने का चांस काफ़ी कम है, और पीछे से इसलिए क्योंकि पीछे भी फिर इंजन वगैरह है ही ऑलरेडी। तो वेट बचाने के लिए पीछे आर्मर कम यूज़ होता है, यूजुअली फ्रंट में और साइड में आर्मर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ड्रोन से टेप से बांध कर यही आरपीजी का राउंड तुम बम की तरह से ऊपर से टपका दो, तो जहाँ पे तुम्हारा आर्मर सबसे कमज़ोर है वहाँ पे ही सीधा आरपीजी का राउंड गिरेगा, तो टैंक को काफ़ी नुकसान पहुँचा देगा। तो एक कारण तो ये था कि इसकी वजह से वो ऊपर मेटल की चादरें वगैरह लगाने लगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये आरपीजी का राउंड तो बड़े आराम से मेटल की चादर को उड़ा सकता है। और ये भी बात है कि जितनी फुटेज वगैरह दिख रही है हमें न्यूज़ में, उसमें सब में आरपीजी राउंड नहीं यूज़ हो रहे। इनफैक्ट कई जगह तो नॉर्मल बम ही गिरा रहे हैं वो ड्रोन से। तो फिर ये क्या चक्कर है कि मतलब ये मेटल की चादरें क्यों चढ़ा रहे हैं, मतलब वेल्डिंग वगैरह करके। तो फिर जब बाकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी या बाकी लोगों के कमेंट्स सुने, जो मतलब टिपिकल ये मिलिट्री हिस्ट्री के चैनल्स हैं, तो वहाँ पे एक बात सामने आई कि जो मॉडर्न टैंक्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सेंसर्स होते हैं। जैसे ये अमेरिकन एब्राम्स टैंक का मॉडर्न वर्जन है, जिसमें खूब सारे एंटेना हैं ऊपर, कई सारी मशीन गन है, उसके आसपास भी बुलेट प्रूफ खिड़कियाँ हैं। तो इनके जो सेंसर वगैरह होते हैं, जो नाइट विजन है या और भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए एंटेना है, वो सब के आसपास अगर बम फटे तो उनको नुकसान पहुंचेगा, और टैंक को मतलब टैंक बेसिकली प्रैक्टिकली बैटलफील्ड में अंधा हो सकता है कि उसको अब कम्युनिकेशन उसका ख़राब हो गया, या उसके सेंसर बाहर देखना बंद कर चुके हैं क्योंकि उसके सेंसर के आसपास बम फटा है। तो फिर अंदर के मतलब सोल्जर को बाहर निकलना पड़ेगा, और फिर बाहर निकले तो काम ख़त्म। और या फिर इंजन का जो कंपार्टमेंट है पीछे, जहाँ जाली वगैरह है, वहाँ पे अगर बम गिरे तो अंदर मतलब वायरिंग वगैरह या इंजन में कुछ ट्रबल हुआ तो तुम्हारा टैंक अगर एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से भी अगर वो चलना बंद हो जाए, तो प्रैक्टिकली वो ख़त्म ही हो गया है बैटल के बीचों बीच अगर बंद हो जाए तो ये जो चीज़ है ये डिफरेंट है तोप से। जो पुराने टाइम पे जो तोपें यूज़ होती थी टैंक को टारगेट करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए ही टैंक ने अपने आगे यानी सामने की तरफ मोटे आर्मर लगाने शुरू किए, जिससे वो तोप का एक आधा गोला झेल जाए। लेकिन तोप का गोला सीधा जाता है और वो रफली मतलब टैंक में मेन बॉडी पे कहीं पे टकराएगा। लेकिन तोप के गोले के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो आराम से भिनभिनाता हुआ मच्छर की तरह देखे कहाँ पे गैप है, आराम से टक करके जाके लगे। वो चीज़ इन सस्ते ड्रोन्स में है, इनमें कैमरा लगा हुआ है, तो एक तरह से जो उसे ऑपरेट कर रहा है वो बड़े आराम से उसको लेके जा सकता है घूमता फिरता कि नहीं नहीं इस छोटे से कॉर्नर में जहाँ गैप है वहाँ घुस के फट। राइट। तो ये एक जो चीज़ है ये काफ़ी
स्पेशल है ड्रोन्स के बारे में जो तोप के गोलों में नहीं थी। और टैंक का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो तोप के गोलों को ही झेलने के लिए हुआ है। तो लिटरली टैंक अभी उस एरिया में जहाँ पे उनको आदत नहीं है। और ये जो चादरें जो लगा रहे हैं ऊपर, ये इसलिए फिर लग रही हैं कि ये जो ड्रोन में जो कैमरे चिपके हैं उनको, उनसे अपने आप को, अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उनको छुपा सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन रैंडमली कहीं फट जाए ऊपर। तो रैंडमली फटेगा तो चांसेस ये हैं कि वो किसी वल्नरेबल पार्ट पे ठीक से लग नहीं पाएगा, टकरा नहीं पाएगा। क्योंकि ये ड्रोन है तो हल्का फुल्का पंखे वाले ही ना, तो ये पतली सी चादर को भी फाड़ के नहीं घुस सकता। तो इसके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, बस बाहर ही फट सकता है, और बाहर फट के वो थोड़ा बहुत डैमेज करेगा तो करेगा। तो मेन ये जो डिफेंस है, ये जो बहुत ही पुरानी कबाड़ कबाड़ खाने वाली डिफेंस लग रही है कि इतने हाईटेक टैंक पे इतनी लो टेक जालियां लगा के वेल्ड करके ये कौन सी डिफेंस हुई। पर प्रैक्टिकली एक्चुअली देखा जाए तो ये इतना बुरा आइडिया नहीं है, और यही जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड में वो इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो चलो दूसरों की बातें, लेकिन मज़ा तभी आता है युद्ध स्कूल में जब हम अपने आइडियाज़ या अपने विचार को आगे का, क्या दूरदर्शी या दूरंदेशी, मतलब दोनों ही शब्द सही हैं, थोड़ी दूरदर्शिता जाहिर करें या दूरंदेशी दिखाएं, तभी युद्ध स्कूल का मज़ा है। तो ये जो सोल्यूशन जो है अभी जो रशियंस यूज़ कर रहे हैं, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन तो लगता है कि फ़िलहाल के लिए बचाव हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा टैंक बेसिकली, तुम्हारे टैंक की तोप चारों दिशाओं में नहीं घूम सकती अब। तुम्हारा टैंक स्लो हो गया, और मतलब अ, ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफेंस है। प्रॉपर सोल्यूशन ये होगा कि तुम ड्रोन को फटाफट हवा से कैसे उड़ाओ। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं, न्यूज़ में दिख रहा है ये कि वो दुनाली यूज़ कर रहे हैं ड्रोन्स को उड़ाने के लिए। मतलब पुराने दादाजी के टाइम की दुनालियाँ लेके आ रहे हैं, मतलब AK-47 से नहीं उड़ेगा। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राइफल की या AK-47 की बुलेट है, वो जैसे नॉर्मल बुलेट होती हैं, जैसे ये बहुत पॉइंटी होती हैं। ये इतने पॉइंट की तरह जाती हैं कि ये मिस कर जाएंगी ड्रोन को अगर तुम फायर भी करोगे। लेकिन दुनाली की जो गोली होती है 12 गेज, उसमें खूब सारे छर्रे होते हैं, और वो दुनाली बनी ही इसलिए थी ताकि वो उड़ते पंछियों का शिकार करा जाए। इसके लिए दुनाली अक्सर यूज़ होती है, जैसे स्कीट शूटिंग या डक हंटिंग वगैरह के लिए। तो दुनालियाँ लेकर वो ड्रोन्स मार रहे हैं, और ये एक्चुअली डिफेंस है। पर मेरे ख्याल से ये भी टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। बट हमें ये प्रिडिक्ट करना चाहिए कि ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन एक्चुअली परमानेंट बन सकता है अगर वो दुनाली वाला जो सोल्यूशन है उसको तुम, ये टैंक के ऊपर जो ये मशीन गन्स होती हैं, टिपिकली ये मशीन गन यूज़ होती हैं हवा या ज़मीन के टारगेट पे लाइट गोलाबारी करने के लिए। इन मशीन गन को हटाकर या इन मशीन गन के साथ एक दुनाली वाली मशीन गन, जिसमें मतलब कि मशीन गन की तरह काम करे पर उसमें गोलियां दुनाली वाली हों, ऐसी गन ऑलरेडी मौजूद हैं दुनिया में, जो ऑटोमेटिक मतलब कि मल्टीपल फायर देती हैं, पर अंदर उसके दुनाली वाली कारतूस होते हैं। तो ये वाली मशीन गन लगाने से, दुनाली वाली मशीन गन लगाने से, और साथ में अगर कोई छोटा मोटा रेडार हो जो शॉर्ट रेंज पे ये तुम्हारे क्वाड्रोकॉप्टर या ड्रोन छोटे छोटे इनको डिटेक्ट कर सके, ताकि सॉर्ट ऑफ थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक फायर हो जाए, तो वो बेस्ट है। और आजकल के मॉडर्न टैंक, जैसे ये रशिया का जो लेटेस्ट टैंक है अरमाटा, हालांकि ये रशियंस के पास ये बहुत नंबर में नहीं है, बट यू कैन सी कि इसके ऊपर भी काफ़ी सारे एंटेना है, और ऊपर एक जो मशीन गन है वो ऑटोमेटिक है। मतलब उसके लिए अंदर से सिपाही को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कैमरा वगैरह उसके आसपास फिट है। तो ये कैमरा मेनली सामने देखने के लिए है, साइड में देखने के लिए है, पर ये कैमरा ऊपर देखने के लिए नहीं होते, क्योंकि आज तक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दिन भी देखने को मिलेंगे। तो यू हैव टू जस्ट चेंज, मतलब आगे आने वाले वक्त में हमें दिखेगा कि ये सेंसर्स का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, और ये मशीन गन थोड़े अलग तरह के कारतूस यूज़ करेंगी, और वो फिर एक प्रॉपर सोल्यूशन होगा कि टैंक्स को एक छोटे ड्रोन से भी डिफेंस फिर मिल जाएगी। वरना दूसरे स्टैंडर्ड ऑप्शन ये हैं कि जिस तरह से व्हीकल आते थे पहले एंटी एयर डिफेंस के लिए, उस तरह के स्पेशलाइज्ड व्हीकल साथ साथ चलें टैंक्स के। वो सोल्यूशन भी अच्छा है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा है, क्योंकि तुम्हें एक और नया पूरा व्हीकल बनाना पड़ेगा जिसको फिर साथ में रखना पड़ेगा, और अगर वो साथ नहीं है, क्योंकि यू नो असली लड़ाई में सब कुछ होता है कौन कहाँ पे क्या पता नहीं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि एक सिंपल सा सोल्यूशन टैंक के ऊपर ही हो। दैट इज़ दी बेटर सोल्यूशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ लाइक मनी, रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स एंड इफेक्टिवनेस। तो ये है हमारा आज का युद्ध स्कूल का लेसन एंड डिस्कशन। आई होप यू गाइज लाइक इट। थैंक यू।